हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। इस चैप्टर में क्वेश्चंस की अथाह संभावना है। ठीक है, मतलब जितना कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे 10, 12, 15 टाइप, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ये जितना पढ़ लिया बस एग्जाम से इतना ही आ जाएगा। एग्जाम में इसके अलावा और बहुत कुछ बन सकता है। और यही इस चैप्टर में अक्सर बच्चों की समस्याओं का भी रीज़न रहता है कि वो कहते हैं पढ़ तो बहुत सारा लिया है लेकिन सवाल सामने आता है तो उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसएससी बहुत लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन पूछता है, बहुत लिमिटेड फ्रेम के क्वेश्चन पूछता है, जिसमें हमको पता है कि हमको ये फंडा पता है, इस तरीके का सवाल है जिसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर यही टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल हम लोग बैंकिंग के देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेप्स को कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है। एक ही सवाल में 2-3 स्टेप आ जाते हैं जिसकी वजह से सवाल करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अर्थमेटिक के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे एडवांस के लिए ज्योमेट्री, क्योंकि वहाँ पर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। तो अगर आप सोचते हैं कि आप बस 2-4 ट्रिक्स पढ़ के उनको फॉर्मूले रट के आप ये चैप्टर पार कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना। इसलिए जितनी पॉसिबल ट्रिक्स हैं वो सीखेंगे, लेकिन हर सवाल के लिए बेसिक क्लियर रहना चाहिए। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में बेसिक के नाम पर सिर्फ एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, बस यही एक फॉर्मूला है जो पूरा आपका चैप्टर पार कर देगा। ठीक है। इस चैप्टर से जुड़े और कौन कौन से चैप्टर हैं? सबसे पहले तो यही हो गया टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसी के जस्ट बाद हम लोगों को अगला चैप्टर जो पढ़ना रहता है वो है ट्रेन। उसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद पेपर में नहीं आता है लेकिन एक बार एक दो क्वेश्चन आए हैं जो कि है रेस। ठीक है, तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन किताबों में सवाल मिल जाते हैं, इसलिए एक दो सवाल करा दिए जाएंगे। और उसके बाद बिल्कुल ही यूजलेस लेकिन सवाल बन सकता है, बिल्कुल सेम बोट एंड स्ट्रीम के पैटर्न पे होते हैं, एस्केलेटर के सवाल। ठीक, जहाँ पर एक आदमी खड़ा होगा, चढ़ेगा, उतरेगा एंड सो। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर इसके साथ एक साथ पढ़ने को मिल जाती हैं। अगर हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो तुरंत हमारे ट्रेन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तुरंत हमारे बोट एंड स्ट्रीम भी क्लियर है, रेस क्लियर है और एस्केलेटर क्लियर है। ठीक है, अभी चूंकि चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार बच्चे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आधा चैप्टर पढ़ लेते हैं और रास्ते में कहीं जहां उनको ट्रेन दिख जाती है तो उनको लगता है तो ट्रेन का सवाल है, इसको बाद में लगाएंगे। नहीं, ट्रेन जब तक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के टर्म में हम लोग पढ़ रहे होंगे वो सिर्फ एक गाड़ी है। जैसे किसी सवाल में कार इतनी स्पीड से चल रही है, कभी साइकिल इतनी स्पीड से चल रही है, कभी आदमी इतनी स्पीड चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही किसी सवाल में आएगा कि 2 ट्रेनें इधर उधर से चली हैं और उसके बाद एक ट्रेन इधर चली, एक ट्रेन इधर चली और वो रास्ते में कहीं कहीं मिली। ठीक, जब तक वो ट्रेन की लंबाई की बात ना करे तब तक वो सवाल ट्रेन का सवाल नहीं है। ठीक, जब तक वो सिर्फ रेलगाड़ी की चाल की बात कर रहा है, यहाँ पर मिलेगा, वहां पर मिलेगा, इतने बजे मिलेगा एंड सो ऑन, तब तक वो सारी चीजें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर आती है। जब हमको ट्रेन की लंबाई मेजर करनी पड़े केवल तभी ऐसा होगा जब हम कहेंगे कि इसका ये मतलब है कि वो सवाल अब ट्रेन का सवाल है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो तरीका समझ लेते हैं फटाक से। सबसे पहले सुपर इजी सवाल, सुपर इजी सवाल के बाद ऐसे सवाल जो पेपर में आए हैं लेकिन लेवल थोड़ा सा अच्छा है, उसके बाद ऐसे सवाल जो सवाल पेपर में नहीं आएंगे लेकिन किताबों में हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टेस्ट सीरीज में हैं और अच्छे सवाल हैं उनको लगाना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन, फिर ट्रेन से रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं, देन बोट एंड स्ट्रीम, और बाकी रेस और एस्केलेटर मन करे पढ़ो, मन करे ना। ठीक है, हम एक बार यहाँ पर एक साथ करा देंगे 10-15 सवाल, तुम्हारा मन करे पढ़ो, ना मन करे ना। ठीक बात है, चलिए शुरू करते हैं भाई। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सबसे बेसिक फॉर्मूला सभी को पता है, फिर भी एक बार लिख देते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये चैप्टर मैथमेटिक्स के बाकी सारे चैप्टर से थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये सिर्फ एक मैथमेटिकल क्वांटिटी नहीं है कि जैसे परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी फिजिक्स इन्वॉल्व है। हमको पता है ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये है डिस्टेंस डी, दूरी, और ये है टाइम टी, समय। ठीक है, तो अगर हमको स्पीड की यूनिट पता करनी हो तो हम कहेंगे कि ये डी है, यानी जिसकी यूनिट क्या होगी, मीटर या किलोमीटर या जितनी भी सारी हमको पता है कि हम सेंटीमीटर कर लें एंड सो ऑन। ठीक, और सिमिलरली ये रहा टाइम, टाइम की भी जितनी यूनिट्स हमको पता है कि हम सेकंड लिख लें, मिनट लिख लें, आवर लिख लें एंड सो ऑन। ठीक है ना, जैसा फिजिक्स के टर्म्स में होता था। अगर हम ऐसे इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो हम कहेंगे अगर हम t को 1 कर दें, अगर हम t की वैल्यू 1 कर दें तो हम कहेंगे एकांक समय में चली गई दूरी, यानी कि जब t 1 है तो ऐसे एकांक टाइम में
एकांक का मतलब ये है कि टाइम 1 होना चाहिए। अब वो 1 सेकेंड हो, 1 मिनट हो या 1 आवर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी उस बॉडी की चाल कहलाती है। ठीक बात है। अगर हम कहते हैं कि किसी बॉडी की चाल ऐसे 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका सिंपली बस इतना सा मतलब है कि ये आवर अगर यूनिट हो, ये 1 हो जाए, तो हम कहेंगे कि 1 आवर में वो बॉडी कितनी दूरी तय करेगी? 50 किलोमीटर। अगर कोई हमसे कहता है कि बस 60 किलोमीटर पर आवर किसी की स्पीड है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि 1 आवर में कितनी दूरी ट्रैवल करी उसने? 60 किलोमीटर। कोई हमसे कहता है कि किसी की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, तो हम कहेंगे इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस कितनी है? 15 मीटर। ठीक बात है, समझ गए? दो चीजें हम लोगों ने सीखी। पहली चीज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि एकांक समय में चली गई दूरी उस बॉडी की चाल कहलाती है। ठीक बात है। अगली चीज हम लोगों ने क्या सीखी? हम ये सीखे कि इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट बनेगी मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। ये एक स्टैंडर्ड है, बाकी हम जो चाहे वो बना सकते हैं। हम सेंटीमीटर पर सेकेंड बना सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट बना सकते हैं, जो भी हमारा दिल करे। ठीक बात है। तो हमें दो बेसिक जो पढ़नी होती हैं वो है मीटर पर सेकेंड, और दूसरी जो हमें सीखनी है वो है किलोमीटर पर आवर। ठीक बात है। अब इनको हमें कन्वर्ट से सीखना है, बहुत ध्यान से सीखेंगे। अभी नया नया है, तो थोड़ा राइटिंग के साथ आप लोग समझौता कीजिएगा, बाकी बात में देखा जाएगा। ठीक है। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि किसी बॉडी की चाल से 1 किलोमीटर पर आवर है और इसको हम चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो हम कहेंगे कि 1, लेकिन किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। और अगर हम ये आवर को चेंज करना चाहते हैं सेकंड में, तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि कुल मिलाकर 1 आवर में 3600 सेकंड। अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो को खलास कर लें तो ये हमको मिल जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है। बहुत बेसिक सा रिलेशन है। हम ऐसा कह सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यानी कि हम किसी भी क्वांटिटी को, अभी यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, उसकी जगह पर हम ऐसे x लिख देते हैं, तो हम कहेंगे x किलोमीटर पर आवर मींस x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बेसिक अंदाजा ये है कि हम ये कहेंगे कि किलोमीटर पर आवर की अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं, तो हमें उसमें मल्टीप्लाई करा देना होगा 5/18 से, 5/18 से। और अगर सिमिलर प्रोसेस हमें रिवर्स में करना हो, यानी कि मीटर पर सेकंड को यहीं बना रहेंगे, तो बताइए 18 है, इधर चला जाएगा, और ये 5 जो है ये अपॉन में आ जाएगा। यानी इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात है। अब ये याद रखना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, अक्सर कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में जब इतना समय नहीं बचता है तो लास्ट में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे यार जल्दी से सोचना था 5/18 या 18/5। तो एक बेसिक चीज अगर अपने दिमाग में बिठा लोगे कि भाई हम इतनी बात तो समझ ही सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर एज अ क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी है मीटर पर सेकेंड के कंपेरिजन में। तो अगर हमको इस बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो हमको जिस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है उसकी वैल्यू भी 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक बात है, तभी तो वो छोटा होगा। भाई हम जानते हैं ये बात कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 से छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। भाई कोई हमसे ऐसा कह दे कि हमने 3 में 0.3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमको पता है हमारा आंसर 0.9 हो गया, जो कि जाहिर सी बात है 3 से क्या हो गया? कम हो गया। ठीक बात है ना। तो अगर हम बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो उसमें 1 से छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पर किलोमीटर पर आवर एक बड़ी क्वांटिटी है जिसको हम एक छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमको एक ऐसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा देना चाहिए, एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देना चाहिए जिसकी वैल्यू क्या हो? 1 से कम हो। और बताओ 5/18 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा हो। बताओ क्या 5/18 एक ऐसा फ्रैक्शन दिख रहा है? बिल्कुल, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब हर प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। यानी कि इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हमको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी हो तो हमको मल्टीप्लीकेशन भी 1 से छोटे फ्रैक्शन से करना है, दैट इज 5/18। और अगर हमको यही काम रिवर्स में करना हो, हमसे कहते हैं कि भाई हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है, यानी हमको छोटी चीज को बड़ा बनाना है, यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन भी क्या करना पड़ेगा? 1 से बड़ी नंबर से लगाना पड़ेगा, यानी कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से लगाना पड़ेगा। और हमें पता है कि 18/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से बड़ा है।
बोलो समझ पाए इस बात को? ठीक। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा खेल और कर लें और इस 5 को हम इधर ले आए, तो क्या इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं कि हम लिख लें 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। बोलो कैसा कह सकते हैं? अब इसको अगर हम ऐसे सोचेंगे तो इससे हमारे सवाल थोड़े से आसान हो जाएंगे। जब हम एग्जाम में ऐसे फटाफट सोचते हैं कि यार 5/18 करें या 18/5 करें, बजाय इसके अगर अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब है 18 किलोमीटर पर आवर, तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। क्योंकि एग्जाम में यूजली जब हमको नंबर देखने को मिलती हैं किलोमीटर पर आवर के यूनिट में, तो वो 18 लिखी होंगी, 36 लिखी होगी, 45 लिखी होगी, 54 लिखी होगी, 72 लिखी होगी, 90 लिखी होगी, बस। इसके अलावा रेयर ही होता है जब हमको कोई और नंबर देखने को मिले, या फिर तब मिलती हैं जब हम रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे होते हैं, तब वहां पर जोड़ने या घटाने से हमको 18 का मल्टीपल मिल जाता है। ठीक है ना? अब अगर इनको हम थोड़ा सा देखें तो हमें ये दिख रहा है कि ये 18 1 जा 18 लिखा। अगर कोई हमसे कभी कहता है कि भाई 18 किलोमीटर पर आवर किसी चीज की स्पीड है, तो हमको पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब होता है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर सवाल में ऐसा पूछ ले, जो कि अक्सर पूछता है, जैसे कि एक बार सीजीएल 2016 में इनसे पूछा गया था कि 270 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए। ठीक है ना? तो अभी उस पर भी आएंगे। फिलहाल यहाँ देखो, जैसे कह रहा है कि 18 किलोमीटर पर आवर है, बताओ इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा? तुमको पता भी है 18 है, 18 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि चेंज करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। सिंपल सी बात। कोई हमसे कहता है कि भाई 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर अपने पास स्पीड है, हमको पता है कि 36 तो 18 का 2 गुना लिखा हुआ है। अगर 36 18 का 2 गुना लिखा हुआ है तो यहाँ मीटर पर सेकंड में भी तो 5 का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है? या फिर कोई हमसे कहता है कि भाई 45 में हमारे पास स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो हमको पता है कि 18 इंटू 2.5 क्या होता है? 45 होता है। 2.5 ढाई गुना 18 दूनी 36 और आधा, और यानी कि 18 का आधा 9, 36 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यानी कि ये 18 का 2.5 टाइम्स लिखा है, तो हमें 5 का भी 2.5 टाइम्स कर देना चाहिए। अगर हम 5 का 2.5 टाइम्स कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी? 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक। ऐसे ही कौन सा पूछता है कि आप 54 के लिए बता दीजिए, हम कहेंगे तो 18 3 54 लिखा हुआ, इसका मतलब हमारी स्पीड भी 5 3 15 हो जाएगी। हमसे कहते हैं कि आप 72 के लिए बता दीजिए, तो हम कहेंगे 18 चौको 72 होता है, यानी कि 5 चौको कितना हो गया? 20, यानी हम कहेंगे 72 किलोमीटर पर आवर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 20 मीटर पर सेकंड को। सिमिलरली बताओ आप कर पाओगे? बताओ ये 18 5 90 लिखा हुआ है, अगर 18 5 90 यानी कि हमको पता है 5 5 कितना हो गया? 25, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होगा? 25 मीटर्स पर सेकंड। बोलो सीख गए बात? ठीक बात है, आगे बढ़ा जाए। ये सारे मल्टीपल सीख गए, ये याद रखने हैं कम से कम। ये 9 18 36, भाई 9 तुमसे कोई पूछ ले, हम तुमसे कहते हैं कि भाई 9 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड है, 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। हमको पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब तो 5 मीटर पर सेकंड होता है। अब ये 18 का आधा लिखा हुआ है ना, तो ये 5 मीटर पर सेकंड को भी तो हमें हाफ कर देना पड़ेगा ना, यानी कि कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड। समझे बात को? ठीक। तो ये बेसिक 18 के मल्टीपल और उसके रिस्पेक्टिव में 5 के मल्टीपल अगर याद होंगे तो एग्जाम में थोड़ी सी आसानी तो हो ही जाएगी। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं। भाई जब हम ये तुमसे कहते हैं कि ये बात हमारे पास कि चाल बराबर दूरी बटे समय है, हम इस बात को समझते हैं कि चाल जो है, चाल बराबर दूरी बटे समय है। तो क्या जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे और सवाल में हमसे ऐसा कहीं कहेगा कि फलानी गाड़ी इतनी देर 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा इतनी स्पीड से चल रही है, तो क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है कि हम एक बार बस गाड़ी की स्पीड को ऐसे 60 पे खींच दें और अब 6 घंटा चलते रहें? नहीं। कहीं हमको हाईवे मिलेगा जहां हम उड़ाते हुए गाड़ी चलेंगे, हम 100 किलोमीटर की स्पीड चलेंगे। कहीं ऐसा होगा जहां जाम लगा होगा, जहां हमको 10 की स्पीड से चलना पड़ेगा। तो रियल लाइफ में ऐसे सवाल पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? कई बार इसीलिए सवाल को और क्लैरिफाई करने के लिए सवाल के साथ ब्रैकेट में लिख देता है कि फलाने की चाल पूरी यात्रा के दौरान नियत रही, कांस्टेंट रही, फिक्स रही। यानी कि अगर उसने लिखा है कि ड्राइवर की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, तो हम अपने मन से इसको मान लेंगे कि पूरे सवाल के दौरान उसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर ही है। ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए एक्चुअल में हमको एक और टर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें क्या बताता है? एवरेज स्पीड ये बताता है कि आप अलग अलग टाइम पर, जिसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कहते हैं, अलग अलग टाइम पर आपकी स्पीड कुछ भी रही हो, उससे हमको मतलब नहीं है। एवरेज स्पीड सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने टोटल कितनी दूरी ट्रेवल करी और उसे कितने समय में ट्रेवल किया, दैट्स ऑल।
ठीक है ना। उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है कि आपका किसी इंस्टेंट पर आपकी स्पीड 100 थी या 20 थी या 10 थी या 50 थी, नो, कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने कितनी दूरी ट्रेवल करी, दैट इज डेल्टा एक्स, और उसे कितने समय में ट्रेवल किया, दैट इज डेल्टा टी। अगर हम तुमसे ऐसा कहते हैं कि हम यहाँ से इलाहाबाद गए और हमने कभी 50 की स्पीड से चलाई, कभी 150 की स्पीड से चलाई, कभी जाम था हम 10 की स्पीड से चलाए, अब तुम हमसे पूछ लो भैया ये बताओ कि आप कितनी स्पीड से गए थे, तो मेरे लिए बताना थोड़ा सा कठिन है। बजाय उसके अगर हम ऐसा सोचें कि हम तुमसे कहते हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस तो 200 किलोमीटर है, ठीक है ना, और जाने में हमको कुल मिला के 5 घंटे का समय लगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि 200/5 यानी कि अप्रॉक्स हम ये कह सकते हैं कि हर इंस्टेंट पर मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है ना। यानी कि एवरेज स्पीड किसी भी वक्त पर मेरी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो अगर सवाल में स्पेशली कोई अलग से मेंशन नहीं करता तो उसको ऑटोमेटिक मान लेते हैं कि एवरेज स्पीड की ही बात कर रहा है। अगर हमसे कहता है कि एक ट्रेन है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो मैं मान लिया कि एवरेज स्पीड है। हम उसके हर स्टेप पर अलग अलग स्पीड को नहीं सोचेंगे, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेशन को पार कर रही थी वहां तो बड़े धीमे चल रही होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। हम उसको मान लेंगे कि एवरेज स्पीड की बात हो रही है, ठीक। एवरेज स्पीड ऐसा टॉपिक है कि रिसेंट के टाइम्स में जब से टीसीएस एग्जाम करा रहा है, थोड़ा एसएससी का फेवरेट पार्ट है ये, यहाँ से खुशी खुशी वो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। बहुत बेसिक से तरीके होते हैं, बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, फटाक से सीख लेंगे, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। देखो भाई, एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा फंडा है कि भाई तुमसे ये कहते हैं कि भाई अपने पास ये कोई डिस्टेंस थी जो हमको ट्रेवल करनी है, हमें ए से लेकर बी तक जाना था, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक। अब हम तुमसे कहते हैं कि हमने यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करी और ये कोई दूरी हमने किसी स्पीड से ट्रेवल करी, हमने कहा कि हमने इसको S1 चाल से चला, ठीक, जिसमें हमको T1 समय लगा, ठीक। फिर ये कोई दूसरी दूरी है जिसको हमने ऐसा किया कि हमने इसको S2 चाल से चला और फिर हमने उसको T2 समय में पूरा किया, और फिर ये कोई अगली बची हुई दूरी है जिसको हमने S3 चाल से चला और उसके बाद हमने उसको T3 समय में पूरा किया, ठीक। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, D थी। तो अगर कोई हमसे कहता है कि भाई आप हमको ये बता दो कि इस पूरी यात्रा के दौरान, इस पूरी जर्नी के दौरान इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, तो हम कहेंगे एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, जो कि यहाँ पर कितनी थी, D, और अपॉन जो भी हमको समय लगा, जो कि हमको यहाँ गिवन है, कितना है, T1, T2 और T3, ठीक। तो हम कहेंगे टोटल दूरी बटे टोटल समय, यानी कि T1 + T2 + T3, ठीक। अब जाहिर सी बात आप समझ रहे होंगे कि भाई अगर सब कुछ सवाल में दे देगा तो उसमें बचेगा क्या, इसीलिए वो सवाल को क्या करता है, इस समय नहीं देता, बल्कि समय देने के बजाय क्या करता है, इन दूरियों के पोर्शन बता देता है। अब इन दूरियों के पोर्शन बताने से क्या होगा, हमको हर एक के लिए अलग अलग टाइम फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम कहेंगे कि इतनी दूरी के लिए, जब हमको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, अब हमको हर पोर्शन के लिए दूरी भी पता है और चाल भी पता है, हम डिवाइड करेंगे, हमको सारे समय मिल जाएंगे, देन हम T1 + T2 + T3 कर देंगे, ठीक बात है ना। क्या कहने का मतलब है कि बजाय इसके यहाँ पर T1, T2 और T3 देने के ऐसे भी सवाल आए हैं जहां पर वो डायरेक्ट टाइम दे देता है, ठीक है ना, ऐसे भी सवाल कराएंगे। क्या और कर सकता था कि वो यहाँ पर बता देता कि ये D1 लेंथ है, ये D2 लेंथ है, ये D3 लेंथ है, ठीक। और फिर वो कहता है कि आप पूरे के लिए एवरेज स्पीड बता दो, तो हम कहते हैं भाई टोटल डिस्टेंस हो जाती है D1 + D2 + D3, और साथ में टाइम हमको कितना लगा, अब हम इस चीज को खत्म कर देंगे। हम कहेंगे D1 पोर्शन ट्रेवल करने में हमने S1 स्पीड से ट्रेवल किया, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। फिर D2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमने S2 की स्पीड से ट्रेवल किया, यानी कि T2 कितना हो गया, D2/S2, और प्लस में कितना हो गया, D3/S3, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक बात है। अब ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो लग ही रहा है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर ये दूरियां समान, ठीक है ना। पहले इस बात के लिए सीखते हैं कि अगर दूरियां समान हो तो क्या होगा, और अगर दूरियां अलग अलग हो तो भी इसको लगाने के बजाय हम लोग और तरीके प्रेफर करेंगे, ठीक। अगर ये सीधे सीधे कट जाए, भाई D1, D2, D3 तो सिंपल इंटीजर वैल्यू होंगी। अभी D1/S1 कहीं अगर फ्रैक्शन फंस गए तो फिर तो इसको सॉल्व करने में जिंदगी निकल जाएगी, ठीक है ना। अगर ये सीधे सीधे कट रहे हो कि भाई हमसे कहते हैं कि भाई यहाँ हमने 50 किलोमीटर की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करी थी, तो हम आसानी से काट लेंगे, यहाँ पे ये तो सीधे सीधे 5 कट गया, ऐसे यहाँ भी इंटीजर आ जाएगा, यहाँ भी इंटीजर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। लेकिन बजाय उसके अगर यहाँ पर कहीं फ्रैक्शन फंस जाते हैं तो हम और तरीके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बारी बारी सीखेंगे सर, फिलहाल आगे देखते हैं। अब देखो, अगर हम सबसे पहली कंडीशन पर फोकस करें और ऐसा कहें कि एवरेज स्पीड तो निकालनी है, लेकिन आदमी ने क्या किया है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। इक्वल डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर सकता है, ऐसा हो सकता है कि हमको ए से बी तक जाना था, अब ए से बी तक की दूरी को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में ट्रेवल कर लिया। हम यहाँ से गए और यहाँ से हमने कोई दूरी ट्रेवल करी, और उसके बाद यहाँ से हमने
फिर बची हुई आधी दूरी ट्रेवल कर ली। यानी कि हमने ये कहा कि ये जो दूरी के पोर्शन है ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। जो हमने अलग अलग दो दूरियां ट्रेवल करी हैं वो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे डी लिख दें, ठीक, ऐसे इसको भी हम डी लिख सकते हैं, ठीक। और हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमने स्पीड ट्रेवल करी, हमने कहा ये हमने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करी और ये हमने y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करी। तो अगर कोई हमसे कहता है कि भाई आप जरा यहाँ पर हमको एवरेज स्पीड बता दो, तो हम कहेंगे एवरेज स्पीड का क्या मतलब हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही हुआ। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी दिख रही है, बताओ 2d दिख रही है, बोलो हाँ या ना, बोलो दिखाई पड़ी। और साथ में हमको चाहिए है कि कितना टाइम लगा। अब तो ये सबसे पहला ये जो d है इसको हमने कितनी स्पीड से ट्रेवल किया, x स्पीड से, यानी कि लगने वाला टाइम क्या हो गया, टाइम बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि d अपॉन x, ठीक। और अगला टाइम का पोर्शन क्या होगा, बताओ d अपॉन y, बोलो यही होगा कि नहीं होगा, ठीक बात। अब बताओ अगर इनको सॉल्व करें तो क्या d ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक, इसका काम तो खलास हो गया। और ये x और y सॉल्व होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई, और ये x इंटू वाई ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया 2xy अपॉन x प्लस वाई। बोलो समझ गए बात को। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है जो आपको कॉपी में लिखना है, ठीक। अब क्या ये सिर्फ इसी के लिए अप्लाई होगा, क्या हम इसको और जनरलाइज कर सकते हैं, सीखते हैं। सोचो ये समान दूरी और कब हो सकती है, अगर हम ऐसा कहें कि हम A से B तक की हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी और ये कोई आदमी है जो कि A से x स्पीड से B पर गया और उसके बाद y स्पीड से A पर वापस आ गया। तो बताओ हम कह रहे हैं कि ये x स्पीड से गया और ये y स्पीड से वापस आ गया, तो भाई A और बीच की दूरी तो फिक्स है ना। अगर A और बीच की दूरी फिक्स है यानी कि जो दूरी x स्पीड से ट्रेवल करी गई वही दूरी y स्पीड से भी ट्रेवल करी गई, इसका मतलब डिस्टेंस तो सेम हो गई। अगर डिस्टेंस सेम हो गई यानी कि हम फिर से इसी सेम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि फिर से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे x वाला टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी गई, d एंड देन रिटर्न d, यानी कि टोटल कितना 2d, और फिर जाने में कितना समय लगा d अपॉन x, फिर आने में कितना समय लगा d अपॉन y। सेम प्रोसेस फिर से बन गया, यानी कि फिर से वही इक्वेशन आ जाएगी। हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस y। बोलो ठीक बात। अगर सोचो इसी को हम ऐसा कहें कि हम 3 स्टेप में ट्रेवल करें, 3 स्टेप में कैसे ट्रेवल कर सकता है, ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है कि यहाँ A से ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया। ये भी हो सकता है कि 3 इक्वल स्टेप्स में उसने A और B के बीच की दूरी को ट्रेवल किया, ऐसा हो सकता है, ठीक। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें A से B पर जाना था और हम पहले A से B गए, फिर हम B से A आए और उसके बाद हम वापस A से B चले गए। अभी बताओ 3 जर्नी हो गई हमारे पास, ठीक है ना। और फिर उनसे कहते हैं कि आप बताओ जरा टोटल जर्नी पर टोटल एवरेज स्पीड क्या रहेगी, ठीक। अब देखो तरीका अपने पास फिर से वही सेम है। अगर हम बताओ यहाँ पर बात करें, इसको भी यहाँ भी ऐसे D कह देंगे, ऐसे D कह देंगे, ऐसे D कह देंगे, या इस केस की बात करेंगे तो हम इस पूरी डिस्टेंस को D कह देंगे, बात तो वही है, ठीक। और अभी हमारे पास 3 स्पीड है, हम उनको x, y और z कह देते हैं। हम कहते हैं कि ये x है, ये y है, ये z है, ठीक। या जैसे कि इस केस की बात करें, हम कहें A से B पर गया x स्पीड से, B से A पर आया y स्पीड से और वापस A से B गया कितनी z स्पीड से। दोनों चित्र एक ही हैं, बात एक ही है। अगर हमें सवाल सॉल्व करना तो तरीका भी एक ही रहना चाहिए। यानी कि अगर हमें एवरेज स्पीड पता करनी है तो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ जरा टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ ये d, फिर से d और फिर से d, यानी कि टोटल ऑफ 3d हो गया, 3d की डिस्टेंस हो गई। अब बताओ जो हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमको नीचे अपॉन में चाहिए टाइम, और टाइम बताओ ये इस d डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितनी स्पीड से चले, y से, यानी कि लगने वाला समय क्या हो गया d अपॉन x। यही हुआ। अब बताओ अगला टर्म बताओ d अपॉन y, बोलो यही होगा। अगला टर्म बोलो d अपॉन z, बोलो यही होगा। अब बताओ फिर से हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं, d पूरे से कॉमन ले लें, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, d का काम खत्म हो गया। बचा क्या बताओ, यहाँ आप सॉल्व करोगे, ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड लिखा हुआ। अगर हम एलसीएम लेंगे तो अपॉन में एक्स वाई जेड आ गया, यहाँ पे आएगा वाई जेड, यहाँ पर आया एक्स जेड और यहाँ पर आया एक्स वाई, बोलो यही आएगा। और एक्स वाई जेड पूरा ऊपर चला गया, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्मूला बन गया 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ठीक बात। फॉर्मूला देखने में कठिन लग सकता है लेकिन अगर तरीका सीख जाओगे तो कठिन नहीं होगा। जरा इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को। एक फॉर्मूला ये लिखा तुम्हारे पास 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहां पर तुमने 2 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, और ये तुम्हारे पास अगला फॉर्मूला लिखा हुआ है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, जहां पर तुमने 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहे हो? सोचो, जब तुमने 2 इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल किया तो यहां तुमने क्या लिखा 2,
फिर तुम्हारे पास 2 चालें थी, तुमने उनका मल्टीपल लिखा x इंटू वाई, फिर तुमने 1 डिग्री कम किया। बताओ x इंटू वाई 2 डिग्री का टर्म लिखा हुआ है ना, बताओ 1 डिग्री कम करोगे तो 1 डिग्री पे आ जाओगे। अब तुमने सारे टर्म को लिख लिया, यानी कि x और प्लस में कितना हो गया y। ठीक, बताओ जब यही काम हमने 3 इक्वल डिस्टेंस पर किया तो हमें पता है कि हमने 3 इक्वल डिस्टेंस ली, यानी कि सबसे पहले हमने कितना लिखा 3, फिर हमारे पास कितनी क्वांटिटी थी x y एंड z, यानी कि हमने लिखा x इंटू वाई इंटू z। अब बताओ x इंटू वाई इंटू z क्या 3 डिग्री के टर्म है? अगर 3 डिग्री के टर्म है, इससे 1 डिग्री कम करेंगे तो क्या 2 डिग्री का टर्म बन जाएगा? अगर 2 डिग्री के टर्म बनेगा यानी कि हमें 2 डिग्री के सारे पॉसिबल टर्म लिख लेने हैं, यानी कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। समझ गए बात को? अब अगर हम सिमिलर वे में ऐसे ही क्रिएट करना चाहें अपने मन से और हम कहते हैं कि भाई हमको बताओ, अभी बताओ हमको 4 इक्वल पोर्शन के लिए फॉर्मूला चाहिए और फॉर्मूला हमको हर समय रटा होना चाहिए, तो फॉर्मूला याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। भाई तुमसे कहेंगे कि अभी हमको यही डिस्टेंस 4 इक्वल पोर्शन में ट्रैवल करनी है, और हमको यही डिस्टेंस अगर 4 इक्वल पोर्शन में ट्रैवल करनी है, या हम ऐसा कहते हैं कि भाई हम पहले ए से लेकर बी गए, फिर हम बी से ए आए, फिर हम ए से बी गए और फिर हम बी से ए आए, यही बात तो कहेंगे, ठीक है ना? यानी कि अगर हमको फॉर्मूला बनाना है तो हम कहेंगे एवरेज स्पीड। अब जरा मेरे साथ साथ बोलना अगर तुम सीख गए इस पूरी बात को। बताओ हमने टोटल कितने स्टेप में अपने डिस्टेंस को ट्रेवल किया? 4। कितने टाइप स्पीड है? हमने वैल्यू x कह दिया, ये y, ये z, इसको हमने कुछ देर के लिए w कह दिया। तो अपने पास 4 स्पीड है, हम कहेंगे 4x y z w अपॉन, बताओ ये 4 डिग्री का टर्म दिखाई पड़ रहा है, अगर ये 4 डिग्री का टर्म है यानी कि अपॉन में हमको क्या लिखने पड़ेंगे? 3 डिग्री के टर्म। 3 डिग्री के जितने पॉसिबल टर्म है उसे हमें लिखने, यानी कि x y z प्लस वाई जेड डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड डब्ल्यू एक्स एंड प्लस डब्ल्यू एक्स वाई। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? नहीं। ठीक, अब तो सिमिलरली अगर कोई हमसे कह दे कि हमें 5 पार्ट के लिए चाहिए, निकाल पाओगे? 6 पार्ट के लिए निकाल पाओगे? भाई 5 पार्ट के लिए भी सिमिलर प्रोसेस है। अब इसके आगे कुछ टी मान लेंगे, हम कहेंगे 5xyzt wt और फिर हम उसके नीचे 4 के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना देंगे, बात सारी बनी। ठीक बात है। अब देखो एवरेज स्पीड को हम और भी कैसे समझ सकते हैं, जरा इस पर देखो थोड़ा सा, ठीक है ना? जरूरी इसलिए क्योंकि जब कई बार डिस्टेंस अलग अलग हो जाती हैं तो उसको सॉल्व करना अक्सर कठिन हो जाता है। ठीक, हम लोगों ने पीछे सीखा था कि जब हमारे पास 2 इक्वल डिस्टेंस होती हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया था। फॉर्मूला ये आया था कि हम उसको कहा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक बात है ना? हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम तुमसे ऐसा कह दें कि भाई हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द टोटल जर्नी को किस स्पीड से ट्रेवल किया? x स्पीड से, ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी हमने इसीलिए कहा क्योंकि चाहे वो टोटल डिस्टेंस का हाफ एंड देन हाफ हो या फिर फुल जर्नी जाना और फिर फुल जर्नी रिटर्न। ठीक बात है ना? इसीलिए फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी अगर हम x स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं और सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी हम y स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम टोटल डिस्टेंस को x और y का एलसीएम मान लें। ठीक, अब अगर हम इसे x और y का एलसीएम मान लें तब भी हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि भाई x y हमारे पास क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई। ये वो डिस्टेंस है जिससे हमें ट्रैवल करना है, ठीक है ना? लेकिन ये डिस्टेंस सिर्फ क्या है? 1 पार्ट। ठीक, एक पार्ट की डिस्टेंस ये हो गई, यानी कि हमने इस एक्स वाई डिस्टेंस को जब x स्पीड से ट्रेवल किया तो हमको समय कितना लगेगा? हमको पता है दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। अगर ये टोटल दूरी एक्स वाई है जिसमें से चाल x है, यानी कि समय कितना लग रहा होगा? हमको y लग रहा होगा, बोलो यही है। और सिमिलर केस इसके लिए तो हम कह रहे हैं कि टोटल एक्स वाई डिस्टेंस है और y चाल से ट्रेवल कर रहे हैं, बताओ समय पता करना है। हमको पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, एक्स वाई अपॉन वाई करोगे तो केवल x ही तो बचेगा, यही बचेगा। ठीक, यानी कि हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं वही सिमिलर प्रोसेस में कि हमको पता है कि भाई एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अभी बताओ हम कह रहे हैं कि एक्स वाई हमारे पास जर्नी का एक पार्ट था और हमें पता है कि जब 2 इक्वल डिस्टेंस लिए यानी कि हमने टोटल कितनी दूरी ट्रेवल करी? 2xy दूरी ट्रेवल करी और उसमें हमको कुल समय कितना लगा? बताओ, एक बार हमको y समय लगा और एक बार हमको x समय लगा, यानी कि टोटल समय कितना हो गया? x प्लस वाई। यानी कि इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, अब अभी देखने में हो सकता है लगे कि ये क्या बकवास बात है, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब सवाल आएंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना? इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते थे, सिर्फ देख लो x y, हमने कहा कि ये एक्स वाई हमारे पास ऐसे कोई सिंगल पार्ट है जिसमें से हमको वाई समय लगा, यहाँ पर हमको एक्स समय लगा। हम ये कह रहे हैं कि चूंकि हमने 2 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दोनों 1:1 में हमारे पास 2 दूरियां आएंगी, ठीक है ना? और फिर हम कहेंगे कि हमारे पास 1 और 1 यानी कि टोटल कितना हो गया? 2, यानी कि हम इसे लिखेंगे 2xy और अपॉन हम कहेंगे कि y इंटू 1 और x इंटू 1, यानी कि x इंटू 1 x और y इंटू 1 कितना हो गया? ये कहने का एक तरीका है, इसका मतलब आगे पता चलेगा, फिलहाल से देखिए। ठीक, सिमिलर केस हम ऐसा भी कह सकते थे कि हम ऐसा कह देते कि भाई 3 इक्वल डिस्टेंस है अपने पास। अगर हम कह रहे हैं कि 3 इक्वल डिस्टेंस है तो हमने फॉर्मूला सीखा 3
एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का डायवर्स। ये सीखा। इस बात को हम ऐसा भी सोच सकते थे, हम कहते हैं कि एक्स वाई और जेड अपने पास तीन अलग अलग चालें हैं, हमने इन सब का एलसीएम ले लिया x इंटू वाई इंटू जेड। अब बताओ अगर हम कहेंगे कि x चाल है और एक्स वाई जेड दूरी है तो इसका मतलब है कि समय कितना लगा वाई जेड। बताओ इस y के लिए कितना समय लगा एक्स जेड, इस z के लिए कितना समय लगा एक्स वाई। बोले ये लगा। और हमने डिस्टेंस को बताया था कि ये जो डिस्टेंस मानेंगे तो एक ही पार्ट है, लेकिन अभी हमारे पास 3 इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि एक्स वाई जेड कितने टाइम्स ट्रेवल होंगी 3 टाइम्स होगी, यानी हम कहेंगे 3xyz और अपॉन में क्या आ जाएगा yz प्लस xz प्लस xy, या उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें xy प्लस yz प्लस zx। समझ गए बात को? ठीक है ना, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो समझनी है वो ये है कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, दो तरीके की स्पीड अगर आपको बचपन की फिजिक्स याद हो तो दो तरीके की स्पीड सिखाई जाती है, पहले रिलेटिव स्पीड और दूसरी एब्सोल्यूट स्पीड। एब्सोल्यूट स्पीड का ये मतलब है कि जब हमारे पास दो बॉडीज हों लेकिन उनमें से एक रेस्ट में हो और दूसरी क्या हो मोशन में। मोशन का मतलब है वो स्पीड में हो, ठीक है ना। अब अगर एक बॉडी रेस्ट में है और एक बॉडी मोशन में है तो हम कहेंगे इस रेस्ट बॉडी के रिस्पेक्ट में जो भी इसकी स्पीड होगी वो इसका क्या होगा एब्सोल्यूट स्पीड। ठीक है ना, कि इसकी जो भी स्पीड है ये बस ये स्पीड है। लेकिन जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे यानी कि ये पहली बॉडी और ये दूसरी बॉडी ये भी मोशन में है और ये दो सेकेंड बॉडी है ये भी मोशन में है। जब दो बॉडीज मोशन में होती हैं तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर क्या कंडीशन होगी। अगर उस कंडीशन को हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक, अपने आप को किसी ट्रैफिक जाम में इमेजिन करो। ठीक, ऐसा होता है कि जाम लगा हुआ है, सारी गाड़ियां हैं ऐसे 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 चल रही हैं और सब धीरे 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 बढ़ रही हैं। और ऐसा होता है कि पता चला तुम्हारे बगल की गाड़ी पे कोई औरत एक बच्चा लेके बैठी है, वो रो रहा है और तुम थोड़ा आगे बढ़े लेकिन वो बच्चा अभी भी तुम्हारे बगल में ही रो रहा है। तुम थोड़ा और आगे बढ़े, वो बच्चा अभी भी तुम्हारे बगल में ही रो रहा है। होता है ना ऐसा? ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन पे जा रही होती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है वो माइनस हो जाती है। ठीक बात है। हम ऐसा कहते हैं कि भाई हम 60 की स्पीड से जा रहे थे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहे थे, या कोई दूसरा आदमी है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक, अब सोचो अगर हम लोग सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुए हों तो 60 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड, यानी कि हम एक घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करेंगे 60 किलोमीटर, और ये दूसरा बंदा है जिसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये एक घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर, बोलो यही होगा। ठीक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ हम लोग को इस इनिशियल पॉइंट पर देखे और फिर फाइनल पॉइंट पर देखे तो उसे क्या पता चलेगा, उसे ये पता चलेगा कि हमने एक घंटे में 60 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करी और इस बंदे ने एक घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करी 50 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करी। अब सोचो अगर कोई मुझसे कहे बताओ एक्चुअल में हमारे बीच की दूरी कितनी है, तो एक्चुअल में तो हमारे बीच की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर ही तो है, और ये 10 किलोमीटर की दूरी क्रिएट करने में हमको कितना समय लग गया, एक घंटे का समय लग गया, क्योंकि हमारी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझे बात को? यानी कि अंतर क्या होगा अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, उन चालों का अंतर करना पड़ेगा, उन चालों का अंतर लेना पड़ेगा। और बजाय इसके अगर ऐसा हो कि दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, चाहे ऐसे अपोजिट चल रही हो या फिर ऐसे अपोजिट चल रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कंडीशन में जो उनकी चालें होती हैं वो चालें क्या होती हैं, जुड़ होती हैं। ठीक, अगर तुम्हें इसको समझना है रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट में तो तुम सोचो तुम्हारे बगल की जो ट्रेन होती है वो हमेशा तेज क्यों होती है। हम सभी लोग ऐसी बात करते हैं, ट्रेन में बैठे होते हैं और बगल वाली ट्रेन बड़ी तेजी से जूम से निकल जाती है और हम कहते हैं बगल वाली ट्रेन यार बहुत तेज चल रही है। नहीं 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 नहीं, बगल वाले लोग भी एक्चुअल में यही सोच रहे हैं कि ये बगल वाली ट्रेन तो बड़ी तेज चलती है। क्यों? क्योंकि सोचो हम इस ट्रेन में बैठे हैं और हम 60 की स्पीड से चल रहे हैं, ये बगल वाली दूसरी गाड़ी है ये भी हम कह रहे हैं कि ये 50 की स्पीड चल रही है। अब जब ये गाड़ी इधर चल रही है और ये गाड़ी इधर चल रही है तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है यानी कि इनकी चालें क्या हो गई, जुड़ गई, यानी कि इस ट्रेन में बैठे वाले व्यक्ति को भी ऐसा लगेगा कि ये वाली गाड़ी 60 प्लस 50 यानी कि 110 की स्पीड से निकल गई, और इस 50 वाले को भी ये लगेगा कि बगल वाली गाड़ी 110 की स्पीड से निकल गई। क्या असल में कोई भी गाड़ी 110 की स्पीड से चल रही थी क्या? नहीं, लेकिन हुआ क्या, रिलेटिव स्पीड के कारण हमको ऐसा महसूस हुआ। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, बहुत डिटेल है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाई थी, अपने को क्या करना।
अपने को सिर्फ काम की चीजों से मतलब है, ठीक है ना। हो सकता है ट्रेन के एग्जाम्पल से थोड़ा कम समझ में आया, क्योंकि यहाँ 60 और 50 जुड़ता हुआ नहीं समझ में आएगा। बजाय उसके ऐसा करते हैं कि हमने ऐसे ये दो स्टॉप बनाए, हमने कहा ये ए है और ये अपने पास बी है। हम तुमसे ऐसा कहते हैं कि ये आदमी ए से चला 60 की स्पीड से, ठीक, 60 किलोमीटर पर आवर, ये आदमी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक बात है। आप सोचो अगर ये ए और ये बी, इनके बीच की दूरी कुछ भी है, हमने फॉर एग्जांपल मान लिया 300 किलोमीटर हमने इनके बीच की दूरी मान ली। अब कोई हमसे कहता है कि जरा बताओ कि 1 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल होगी, तो हम कहेंगे ये ए वाला आदमी चला था 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में इसने कितनी दूरी ट्रेवल करी, 60 किलोमीटर, ये तो ट्रेवल करी। और बताओ इस बी ने ये कितनी स्पीड चला था, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसने 1 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल करी, 50 किलोमीटर, ये तो ट्रेवल करी, ठीक। अब सोचो अगर कोई हमसे ये कहे कि बताओ ए और बी ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे थे, तो बताइए 1 घंटे में उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो भाई अगर ए और बी एक दूसरे की ओर चल रहे तो असल में तो उन्होंने 60 इधर और 50 इधर, यानी कि टोटल मिलाकर 110 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर ली ना, ठीक। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर ये दोनों एक दूसरे के 110 किलोमीटर पास तो आई गए। और ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे थे, यानी कि चालें क्या हो जानी चाहिए थी, जुड़ जानी चाहिए थी, और वही हो भी गया। बोलो समझ पाए बात को, ठीक। रिलेटिव स्पीड का फंडा सिर्फ इतना सा है कि जब कोई दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो हमें उनका डिफरेंस लेना है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो उन्हें माइनस करना है। सेम डायरेक्शन अगर चलेंगे देन माइनस, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो प्लस, ठीक है ना। अब यहां पर एक और गुरु मंत्र, ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल तुम बिल्कुल रट्टा मार के बैठ गए कि ना 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 बस अब हमने याद कर लिया तो मतलब याद कर लिया, सेम डायरेक्शन तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस, नहीं, ऐसा रटना नहीं है, हमें इसको समझना है, इसीलिए एग्जांपल्स लिए, ठीक। क्योंकि ऐसा केस हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम में नहीं होगा। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, जब हमारे पास धारा होती है और उसमें हम नाव में बैठे होते हैं, अब अगर धारा इस दिशा में बह रही है और उसमें चप्पू भी इधर ही डायरेक्शन में मारने लगेंगे तो धारा की स्पीड से तो हम वैसे भी चल रहे थे। अगर हम कहते हैं कि धारा जो है हमारे पास 10 की स्पीड से है, यानी कि हम कोई चप्पू ना मारें तभी हमारी नाव 10 की स्पीड से तो इधर चलेगी चलेगी ना। अब सोचो कहीं उसमें अगर हमने 5 की स्पीड से अपनी भी ताकत लगा दी तो अब तो हम 1 घंटे में 10 किलोमीटर धारा की स्पीड से भी चलेंगे और 5 किलोमीटर अपनी स्पीड से भी चलेंगे, तो अब तो हम एक्चुअल में 15 किलोमीटर दूरी पहुंच जाएंगे ना। लेकिन तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, हमने तो ये सीखा था कि सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, हम तो 10-5 करेंगे। नहीं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, हमें कंडीशन को समझना पड़ेगा कि जब कोई दो चीजें एक दूसरे की ओर चल रही हैं या एक दूसरे के साथ चल रही हैं तो वो एक दूसरे पर क्या इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं, ठीक बात है, समझे इस बात को, ठीक। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कब क्या हो रहा है, ठीक है ना। यूजली फिर भी अगर तुम सिर्फ इतना याद रखना चाहो तो आप सिर्फ इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब हम लोग सड़क पर या ट्रेन वाले केस होंगे तब सेम डायरेक्शन में माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करना है। लेकिन ये बात बोट एंड स्ट्रीम पर फॉलो नहीं होगी, वहां पर एक केस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक बात है, समझ गए बात, ठीक। ये इतने तुम्हारे बेसिक फंडे हो गए। अब इसके आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। सारी चीजें एक जगह एक साथ हो जाएंगी तो आगे सवालों को सॉल्व करना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है ना। अब अगली चीज पे आते हैं, हम तुमसे ऐसा कहते हैं कि इनको ये बात पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। बोलो ये तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक बात है। अगर इसी को हम चेंज करें तो हम कहेंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसी को हम और चेंज करें हम लिख देंगे कि समय बराबर दूरी बटे चाल। बताओ इसके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो है नहीं, ठीक है ना। हम इनसे क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, हम इनसे ये सीख सकते हैं कि कैसे कैसे हम सवाल में अलग अलग केस अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। क्या क्या केस बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है जब ऐसा हो कि हम सवाल कोई दे और उसमें डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। डिस्टेंस कांस्टेंट का क्या मतलब है, मतलब कि जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करी गई उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले से सवालों को देख रखा है तो आपको ऐसे सवाल दिखाई पड़ते होंगे कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घर से ऑफिस चला और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ऑफिस से घर आया। बोलो ऐसे सवाल देखें। अब बताओ जब आदमी घर से ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से घर आ रहा है तो दोनों के बीच की दूरी तो फिक्स है ना, ऐसा तो है नहीं कि लौटते टाइम ऑफिस घर के पास आ गया होगा, दूरी तो फिक्स है। अगर दूरी फिक्स है यानी कि उसे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, ठीक। ऐसा भी हो सकता है जब कोई सवाल हमको ऐसा क्रिएट करे और वो हमसे कह दे कि यहाँ पर टाइम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। अब टाइम कैसे कांस्टेंट हो सकता है भाई, हम यहाँ अपने घर से चले
इलाहाबाद की ओर, और इलाहाबाद से कोई दूसरा आदमी उसी समय इधर चला अपने घर की ओर। अब बताओ रास्ते में हम लोग कहीं मिलेंगे, यानी हम कहेंगे कि हम भी 2 घंटा चल लिए, वो भी 2 घंटा चल लिया, और हम किसी रास्ते पर पॉइंट पर मिल गए। यानी कि अगर हम भी 2 घंटा चले और वो भी 2 घंटा चले, बताओ क्या टाइम कांस्टेंट नहीं हो गया? टाइम हम दोनों के लिए सेम नहीं हो गया? अगर ऐसी कंडीशन बन गई तब भी हमारे पास कुछ हमें काम के पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक, और तीसरा पॉइंट यूजलेस रहता है, यूजली काम में नहीं आता है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए। ठीक, स्पीड कांस्टेंट पे बहुत ज्यादा सवाल बन नहीं सकते हैं। स्पीड कांस्टेंट का एक फंडा वहां ट्रेन में सिखा दिया जाएगा। ट्रेन में क्या होता है, जैसे कि भाई ट्रेन कहती है कि हमने एक खंबे को पार किया या किसी आदमी को पार किया तो हमको इतना समय लगा, और किसी प्लेटफॉर्म को पार किया तो हमको इतना समय लगा। ठीक, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि चूंकि वही ट्रेन है और वो ट्रेन दोनों जगह पर क्या होगी, सेम स्पीड से ही चल रही होगी, यानी कि तो हम कहेंगे कि भैया स्पीड कांस्टेंट है, तब हम उसके एप्लीकेशन का यूज कर लेंगे। ठीक बात है ना? ठीक, समझो, पहले यहां पर हम रिजल्ट लिख देते हैं, फिर उसको समझाते हैं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहां से देख लो ये बना हुआ है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, हमने इसको थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट कर दिया, और तुम पहुंच जाओ अपनी 8वीं क्लास में, तो तुम्हारे टीचर ने सिखाया होगा कि जब कांस्टेंट हटाते हैं तो इक्वल टू की जगह प्रोपोर्शनल लगाते हैं, यानी कि S प्रोपोर्शनल टू 1/T। बोलो याद आया? S प्रोपोर्शनल टू 1/T, और ये 1 अपॉन है, यानी कि तुम्हें समझना चाहिए कि T में जो भी चेंज होगा S में चेंज उससे क्या होगा, रिवर्स होगा। या इसी को सिमिलर वे में कह सकते हैं कि S में जो भी चेंज होगा T में होने वाला चेंज उसका क्या होगा, रिवर्स होगा। रिवर्स चेंज होने का क्या मतलब है? अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर हम स्पीड को कम करेंगे तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, अब इतने अगर हम फिजिकल एक्सप्लेनेशन में ना भी जाएं, तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहती है कि भाई अगर हमको यहाँ से लखनऊ जाना है, हम कह रहे हैं कि 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब अगर एक आदमी 100 की स्पीड से जाए और एक आदमी 50 की स्पीड से जाए, तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी 100 की स्पीड से जाएगा उसको समय कम लगेगा, कंपेरिजन में किसकी, जो आदमी 50 की स्पीड से जा रहा है। एक आदमी 100 की स्पीड से जाएगा और एक आदमी 50 की स्पीड से जाएगा, तो भाई 50 वाले को लगने वाला समय जो होगा T1, वो तो हर हाल में 100 की स्पीड से जाने वाले समय से क्या होगा, ज्यादा ही होगा ना। यानी कि जब हमने स्पीड को बढ़ाया तो लगने वाला टाइम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक बात है। सिमिलर प्रोसेस हम कह सकते हैं टाइम कांस्टेंट के लिए। भाई यहां से देख लो, हम तुमसे कहते हैं कि टाइम कांस्टेंट है, यानी कि हमने टी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अगर टी कांस्टेंट हो गया, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एस के हो गया। ठीक, अब तुम ऐसा सोचो, हम तुमसे कहते हैं कि ये 2 आदमी हैं, एक आदमी है जिसकी चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, एक दूसरा आदमी है जिसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। हमने दोनों के टाइम फिक्स कर दिए, यानी कि हम दोनों को 1 घंटा चलाएंगे या 2 घंटा चलाएंगे या 15 मिनट चलाएंगे, टाइम कांस्टेंट है, दोनों जितना चलेंगे सेम टाइम चलेंगे। अब सोचो अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और दोनों 1 आवर चलेंगे, तो 30 किलोमीटर पर आवर वाला कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा। 40 किलोमीटर पर आवर वाला कितना चलेगा, 40 किलोमीटर चलेगा। यानी कि हम सीधे सीधे इस बात को समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्पीड के है। यानी कि स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। स्पीड घटाएंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगी, घटेगी। ठीक, और सिमिलर केस हम स्पीड कांस्टेंट के लिए भी कर सकते हैं, चाहे आप पहले फॉर्मूले से कर लो चाहे तीसरे से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर हम यहाँ पर s को कांस्टेंट कर देंगे तो अभी हमारे पास सिमिलर केस बन जाएगा, हम कह देंगे कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक, हम तुमसे ऐसा कहते हैं कि एक आदमी है, स्पीड कांस्टेंट करनी ना, चलो 2 आदमी हैं, हमने कहा कि दोनों की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन एक आदमी को हमने 2 घंटा दौड़ाया, एक आदमी को हमने 3 घंटा दौड़ाया। अब तो अगर 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड फिक्स है, तो जो आदमी 2 घंटा दौड़ेगा वो तो 60 किलोमीटर दौड़ेगा, और जो आदमी 3 घंटा दौड़ेगा वो उतने में 90 किलोमीटर दौड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जिसका टाइम ज्यादा हुआ उसके द्वारा ट्रेवल की गई दूरी भी क्या हो गई, ज्यादा। समझ गए बात? ठीक, 3 बेसिक फंडे हैं ये जो सामने लिखे हुए हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ ये पहले 2 हैं। क्या याद रखना है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो रेशियो इनवर्स का होगा, रिवर्स का होगा, स्पीड और टाइम में रिवर्स रेशियो क्रिएट होगा। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड सेम रेशियो में होगी। ठीक है ना, इसको समझा देते हैं एक बार फिर से, इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान सी बात है। और ये मान के चलो कि यहाँ स्पीड टाइम डिस्टेंस के 50 से 60% सवाल बस इन्हीं 2 पॉइंट से लग जाने हैं, ये ए और बी से, बस यही 2 पॉइंट अपने आप में सफिशिएंट हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से देखते हैं। हम तुमसे ऐसा कहते हैं कि भाई अपने पास क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस फिक्स हो गई। ठीक, अगर ये डिस्टेंस फिक्स हो गई और हम तुमसे ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये एक आदमी चला ऐसे इसको S1 चाल से और इसको इसमें T1 समय लगा, ये एक दूसरा आदमी है जो कि इसको S2 चाल से चला और उसको कितना समय लगा, T2 समय लगा। अब तो हमको पता है कि दूरी बराबर तो चाल गुणा समय ही होता है,
अब अगर दूरी बराबर चाल गुणा समय है तो इस पहले वाले व्यक्ति के लिए चाल गुणा समय यानी कि S1 इंटू T1 यही दूरी होगी, और बताओ दूसरे आदमी के लिए S2 इंटू D2 यही टोटल दूरी होगी, यानी हम कहेंगे कि S2 इंटू T2 ये भी क्या होगी, इस दूसरे आदमी के लिए दूरी होगी। अब बताओ अगर हम ऐसा कहें तो क्या हम इसी D के लिए कह सकते हैं कि भाई S1 T1 बराबर S2 T2 हो जाएगा। अब बताओ अगर हम यहाँ से S1 अपॉन S2 बराबर निकालना चाहें तो क्या वो T2 अपॉन T1 नहीं हो जाएगा। ठीक, अगर S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1 हो गया तो यही बेसिक बात बता रहा है कि S1 और S2 जो आपस में रिलेशन दिखाएंगे, T1 और T2 उसका क्या दिखाएंगे, रिवर्स रिलेशन दिखाएंगे। समझ गए बात को, यानी कि बेसिक सी बात बता रहा है कि S इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक बात है। हम इसे कैसे सीखेंगे, ऐसे अपॉन में लिखने के बजाय हम ऐसे कहेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल हम तुमसे कहते हैं कि हमें कोई सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, हम तुमसे ऐसा कहते हैं कि भाई एक आदमी है जो कि अपने घर से ऑफिस गया तो वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और जब वो लौटा तो वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटा। ठीक, अब बताओ अगर हम तुमसे ये कह रहे हैं कि भाई ये जो गया और जो लौटा ये चालें 5 और 6, तो हम कहेंगे भाई इसका जो रेशियो था वो 5 और 6 का रेशियो था, तो इसका मतलब हमको पता है कि डिस्टेंस सेम है यानी कि रेशियो रिवर्स, यानी कि जो उसको टाइम लगने वाला होगा उस टाइम का रेशियो क्या होगा, रिवर्स रेशियो होगा, यानी कि 6:5 होगा। ठीक, अब इन दोनों में हमें कोई एक वैल्यू गिवन होगी और दूसरी वैल्यू हमको फाइंड कर लेनी होगी। ठीक, तो हमसे कहते हैं कि भाई जाते समय हमको 12 घंटे का समय लगता है, बता दो लौटने में कितना समय लगेगा। हम कहेंगे हमारे हिसाब से तो 6 लगना चाहिए था, सवाल कह रहा है कि 12 लग रहा है। अगर 6 बराबर 12 है यानी कि 1 बराबर 2 है, तो हमको पता चल गया कि 5 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम कह सकते हैं सीधी सी बात कि भाई जब वो आदमी 5 की स्पीड से जा रहा था तब अगर उसको 12 घंटे का समय लग रहा था, तो जब वो 6 की स्पीड से जाएगा तब उसको 10 घंटे का समय लगेगा। ठीक, कई बार ऐसा होता है सवाल में, जब वो कहते थे कि आप बताइए घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, तो हमको पता भैया 5 तो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी ही थी। ठीक, और उसको समय कितना लग रहा था, 12 घंटे। अगर हमें दूरी पता करनी है तो हम कहेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि 12 गुणा 5 यानी कि दूरी कितनी आ गई, 60 किलोमीटर। ऐसा नहीं कि उधर से नहीं आएगा, उधर से भी आएगा, हमको पता है कि स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 6 की स्पीड से चलने पर उसको टाइम कितना लगता है, 10 लगता है, यानी कि दूरी बराबर 4 गुणा समय, यानी कि 6 इंटू 10, यानी कि आंसर कितना हो गया, 60 किलोमीटर। बात दोनों जगह से ठीक है ना। यही सेम प्रोसेस हम लोग उसके लिए भी कर सकते हैं जब हम टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। भाई टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर भी आदमी टी ना टाइम चला और यहाँ पर भी आदमी टी टाइम ही चला। ठीक, लेकिन यहाँ कुछ स्पीड S1 थी जिसमें उसने D1 दूरी ट्रेवल कर ली, यहाँ पर कुछ स्पीड S2 थी जिससे उसने D2 दूरी ट्रेवल कर ली। फिर तुम डिवाइड करा लोगे तब भी बात वही, चूंकि दोनों टाइम समान है इसलिए हमें पता है कि दूरी बटे चाल की आंसर आया, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि पहली कंडीशन से D1 अपॉन S1 बनेगा और दूसरी कंडीशन से D2 अपॉन S2 बनेगा, और हमको पता है कि दोनों ही कंडीशन का समय आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब अगर इसको हम इधर ले आएंगे तो हम फिर से हम कह सकते हैं कि D1 अपॉन D2 बराबर बन गया S1 अपॉन S2, यानी कि सेम रेशियो बन गए। वही चीज प्रूव हो गई कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। ठीक बात, सीख गए चीज। ठीक, एक चीज और सीखनी है। कई बार हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ बस ये तो हमने सीख लिया कि भैया इसका मतलब बस सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 4:5 था तो हमारा टाइम 5:6 हो गया या एंड सो ऑन। ठीक, इसको ऐसे नहीं समझना, इसको ऐसे सीखो कि हम तुमसे ऐसा कहते हैं कि भाई अगर हम तुमसे ये कह दें कि ये अपने पास कुछ है, दूरी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है ऐसे, और हमने क्या किया है कि जो हमारी चालों का अनुपात है, स्पीड का अनुपात है, वो A अनुपात B है। ठीक है ना। तो अब जो टाइम का अनुपात होगा तो हम कहते हैं भाई टाइम का अनुपात रिवर्स हो जाएगा और हम कहते थे कि ये बी अनुपात हो गया, लेकिन ये सिर्फ ऐसे बी अनुपात नहीं है, क्योंकि सोचो यही सिमिलर केस में अगर हम ऐसा कहते हैं कि भाई स्पीड का रेशियो 3 स्पीड है, अभी ए बी और सी स्पीड 3 स्पीड है, अब बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा, अब तुम फंस जाओगे, क्या कहोगे, सी बी ए बना दोगे, सी अनुपात बी अनुपात ए ऐसे बना दोगे, क्योंकि तुमने तो ये सीखा कि रिवर्स होगा, नहीं गलत। ठीक है ना। क्या समझना है, अगर ये स्पीड का रेशियो हमें गिवन है कि A:B है, इसको थोड़ी देर के लिए लिखा जाते हैं, अगर स्पीड का रेशियो A:B है तो जो टाइम का रेशियो है वो इसका रिवर्स रेशियो है। वो रिवर्स रेशियो क्या है, 1/A रेशियो 1/B। ठीक बात है। अब हम लोगों ने सीखा है कि भाई हमको रेशियो एडजस्ट करना है तो हम डिनोमिनेटर को खत्म करते हैं। भाई हमने ऊपर नीचे दोनों में ए बी से मल्टीप्लाई लगा लिया, अगर हमने ए बी से मल्टीप्लाई लगा लिया तो बताओ यहाँ बी से बी खलास हो गया, यहाँ से ए से ए खलास हो गया, और ये हमारे पास टाइम का रेशियो कितना आ गया, बी रेशियो ए। ठीक है। लेकिन यहीं कहीं अपने पास अगर 3 क्वांटिटी हो जाए, वो हमसे ऐसा कहते हैं कि भाई ये डिस्टेंस तो सेम है लेकिन 3 लोग चल पड़े, ये डिस्टेंस सेम है, ए चला है, ये ए, ये बी और ये सी, तो 3 आदमी चल पड़े ए बी और सी की स्पीड से, और अब कहते हैं यार जरा टाइम का रेशियो बता दो, तब तो हम फंस जाएंगे ना। तो इसलिए समझना क्या है कि अगर स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी है तब टाइम का रेशियो क्या होगा, 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C, और रेशियो सॉल्व करना सभी को आता है, फिर आसान सी बात हो जाएगी, BC रेशियो AC रेशियो A। ठीक बात है।
इतनी बात अगर हम लोग सारी सीख गए तो ये सारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का कंप्लीट बेसिक हो गया। ठीक है ना, इतनी चीजों से सारा बेसिक कवर हो जाता है। इसके बाद इसमें सवाल करेंगे, एक दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल सीखना है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं, मुश्किल से 2 फॉर्मूले जिन्हें हमें सीखना है एवरेज स्पीड के अलावा, और बाकी सब एज यूजुअल सवाल, आसान से सवाल, और कुछ जो एक्स्ट्रा कठिन होंगे वो हमको सिर्फ बेसिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम 50 ट्रिक सीख लें, हर तरीके के लिए एक एक अलग अलग फॉर्मूला याद रखें, ऐसा संभव नहीं है। अगर हमारा बेसिक क्लियर है, हमको सिर्फ इतनी सी बात पता है कि दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, तो हमारे लिए बाकी सारा काम आसान रहेगा, हर सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, आसान सवाल से शुरू करेंगे और कठिन स्तर तक हर लेवल को हम लोग डील करेंगे। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना।